Hello my dear students, welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So हमारे चैनल पे आपको MA हिस्ट्री के काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, पूरी की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और गाइज ये मेरी MHI 101 की रिवीजन क्लास का पार्ट 1 वीडियो है जिसके अंदर हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड हैं। और यहाँ पे मैं आंसर्स को हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि हमारे एक व्हाट्सएप चैनल है, आप लोग उस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि MHI 101 की जो फ्री PDF होती है उनके लिंक आपको उस चैनल पे मिल जाएंगे। उसके अलावा मेरे पास MHI 101 के नोट्स हैं जिसके अंदर आपको यूनिट्स मिलती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, जैसे आपकी बुक के अंदर पूरा स्ट्रक्चर रहता है उस तरीके से उसमें रहता है, बट एक समरी आप कह सकते हो उसको। और दूसरा हमारे पास गेस्ट पेपर्स भी हैं जिसके अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के डिटेल आंसर मिल जाते हैं। उसके लिए आप जो नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन में उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना। तो डिस्क्रिप्शन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे चैनल का लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक है, हमारा नंबर है, तो एक बार आपको डिस्क्रिप्शन पे ज़रूर जाना है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इन डिटेल। मैं आपको बताऊंगी कि जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको इंक्लूड करने हैं। तो देखो, जैसे कि आपका ये वाला पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको 15th सेंचुरी में इंडिया में मैरीटाइम ट्रेड के बारे में बताना है। सेम क्वेश्चंस मेरी पुरानी वीडियोस में भी डिटेल में मैंने दे रखा है, जिनके PDF भी हैं। आप अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ लो, बट अगर आप लास्ट मिनट पे ये वीडियो देख रहे हो, आपने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, तो यहीं पे रहो और इसको समझो ताकि आप एटलीस्ट आंसर में कुछ तो लिख कर आओगे। तो जब हम इंडिया मैरीटाइम ट्रेड का आंसर लिखेंगे तो उसके अंदर हमें कुछ 3-4 पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। तो पहले मैं आपको वो सारे पॉइंट्स बता देती हूँ, फिर उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो ट्रेड जो है, ठीक है, ट्रेड 15th सेंचुरी की बात हो रही है, तो आप बताएंगे कौन कौन से मेजर पोर्ट्स थे जहाँ से व्यापार होता था। उसके अलावा आपको बताना है ट्रेड पार्टनर्स के बारे में कि जो व्यापार है वो किन के साथ कहाँ कहाँ हुआ करता था। मेजर पोर्ट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? मुख्य बंदरगाह, ठीक है। और ट्रेड पार्टनर्स को कहते हैं आपके व्यापारी साझेदार, ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद एक जो आपको पॉइंट लेना है इसके अंदर वो है कमोडिटीज़ एक्सपोर्टेड, कि हम कौन कौन सी कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। जैसे कि इसे हम कहते हैं निर्यात, है ना, निर्यात वस्तुएं, उनके बारे में आप बताएंगे। और आप बताएंगे कमोडिटीज़, अब व्यापार में कमोडिटीज़ को हम इंपोर्ट भी तो करते हैं ना, तो कौन कौन सी उन्हें हम आयात करते थे। आयातित वस्तुएं हो गई आपकी एक। तो देन एक दो पॉइंट्स और हैं, पहले इन चारों को बता देती हूँ मैं। मुख्य बंदरगाहों को जो है आप दो उसमें बांट सकते हो, एक तो हमारे ईस्ट कोस्ट वाले जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, और एक हमारे कौन से वेस्ट कोस्ट वाले। समझ रहे हो, इंडिया के अंदर जो हमारा तट है पश्चिमी और आपका कौन सा पूर्वी तट। ईस्ट वाले में हमारा कालीकट था और था कैम्बे, कालीकट, कैम्बे, और जैसे हिंदी में कैम्बे को ना हिंदी में खम्बात कहते हैं, खम्बात, भात, ओके, खम्बात। और कोचिन था आपका ईस्ट में। और वेस्ट में क्या था? वेस्ट में था आपका मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम के बारे में आप बताओगे, पुलिकट। तो बेसिकली आपने ये बताना है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पे, उस तटों पे हमारे कौन कौन से मुख्य बंदरगाह थे। फिर आप बताएंगे ट्रेड पार्टनर्स के बारे में कि अब जो व्यापार है वो किन के साथ हम करते थे, क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। तो व्यापार बेसिकली हमारा अरब देशों के साथ यानी कि अरेबियन कंट्रीज़ के साथ होता था, फारस पर्शियन एम्पायर के साथ होता था, पूर्वी अफ्रीका यानी ईस्ट अफ्रीका के साथ होता था हमारा व्यापार, श्रीलंका से होता था, और गाइस मलक्का सुमात्रा चीन से होता था, वेनिस से भी होता था। तो इन सब ये सारे हमारे क्या थे? ट्रेड पार्टनर्स थे। अब अगर मैं बात करूं कि मैं कौन कौन सी कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट करते थे उस टाइम पे हम, तो एक्सपोर्ट में आपके मुख्य रूप से स्पाइसेस, जो आपके मसाले हैं,
जिसे हम मसालों में ना स्पेशली आप बताएंगे कि ब्लैक पेपर को एक्सपोर्ट किया जाता था, और कार्डामोम इलायची को एक्सपोर्ट किया जाता था। ये टेक्सटाइल्स को करते थे एक्सपोर्ट। टेक्सटाइल्स में आपका कॉटन आ जाता है, सूती कपड़ा, सिल्क यानी कि आपका रेशम, सूती, कुछ कीमती पत्थर, हाथी के दांतों को भी एक्सपोर्ट किया जाता था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आइवरी। ठीक है, आइवरी को भी एक्सपोर्ट करते थे। कौन कौन सी कमोडिटीज़ को अब इंपोर्ट किया जाता था? तो इंपोर्ट में हम हॉर्सेस यानी कि घोड़े, इन्हें इंपोर्ट करते थे। कुछ प्रीशियस मेटल्स को इंपोर्ट करते थे हम लोग। एंड डेट्स होते हैं ना आपके, जिसे कहते हैं खजूर, सिल्क, इसे करते थे। और कुछ मिट्टी के बर्तनों को भी इंपोर्ट किया जाता था। तो ये हो गई आपकी कमोडिटीज़ इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड। सो ओवरऑल इन सारे पॉइंट्स का यूज़ करके आप एक अच्छा सा डिटेल आंसर क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे जो रीजनल किंगडम्स थे उनका रोल जानेंगे। रोल ऑफ रीजनल किंगडम्स, कि इसके अंदर हमारे जो रीजनल किंगडम्स थे उनका क्या रोल था व्यापार के अंदर। क्षेत्रीय साम्राज्यों की भूमिका जिसे कहते हैं। तो जब हम उनकी भूमिका की बात करेंगे तो हम बताएंगे कि भाई जो पावरफुल किंगडम्स थे, जैसे कि हमारा विजयनगरा एम्पायर, ठीक है, विजयनगर एम्पायर है हमारा, वो इसमें रहता था। जैमोरिन का नाम आपने काफ़ी सुना होगा, जैमोरिन कालीकट का। तो ये जो किंग थे इनका सपोर्ट रहता था, क्योंकि ये जो पोर्ट्स होते थे ना उन्हें प्रोटेक्ट करते थे। दूसरा, मर्चेंट्स जो है, व्यापारियों को क्या करते थे, मर्चेंट्स को एनकरेज भी ये लोग किया करते थे, व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया करते थे। तो ये रीजनल किंगडम्स का क्या हो जाता है, रोल हो जाता है। उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 15वीं सेंचुरी में क्या होता है कि हमारा जो व्यापार है उस पर फॉरेन इन्फ्लुएंस बढ़ गया। फॉरेन इन्फ्लुएंस समझ रहे हो कि जो बाहर की जो विदेशी थे, यूरोप से आपको पता ही है कि उस टाइम पे जो विदेशी हैं वो पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर कर रहे थे और वो इंडिया की तरफ भी आना चाहते थे। तो सबसे पहले कौन आया, वास्को डी गामा, आपने सुना होगा। वास्को डी गामा आया 1498 में, और उसने वहाँ से हम देखते हैं कि यूरोपियन जो इन्वॉल्वमेंट था, यूरोपियन इन्वॉल्वमेंट जो हमारे व्यापार में, महासागरीय व्यापार में बढ़ गया, हिंद महासागरीय व्यापार में। उसके बाद फिर वास्को डी गामा आया था, फिर वही आपके पोर्टुगीज़, फ्रांस से आए, फिर लास्ट में ब्रिटेन से भी आ गए। तो धीरे धीरे इन सब ने हमारे देश के व्यापार पर पूरा कब्जा भी कर लिया था, स्पेशली समुद्री व्यापार पर। और इनकी वजह से जो अरब कंट्रीज के साथ व्यापार होता था वो भी एक तरीके से हमारा नष्ट हो गया था, उसकी पूरी चेन इन्होंने ख़राब कर दी थी। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको इस आंसर में लिखने हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो इंडिया का मैरीटाइम ट्रेड है 15वीं सेंचुरी का, उसके अंदर हमें क्या क्या बताना है। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से, जब 10वीं सदी की बात हो रही है, ठीक है, इससे पहले हम 15वीं सदी की कर रहे थे, तो जब इस्लाम का जो इन्फ्लुएंस आता है उसका हमारे ओशनिक ट्रेड पे, समुद्री व्यापार पे इस्लाम का क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या क्या इसमें पॉइंट्स हमारे रहने वाले हैं। देखो, इस्लाम के व्यापार में ना सबसे पहले आप बताओगे कि 7वीं सदी से ही जो ट्रेड नेटवर्क है ना वो उसका विस्तार होने लग गया था। इस्लाम ने, जब हम बात करते हैं 17वीं सेंचुरी की, 7वीं सदी की, तो एक यूनिफिकेशन की बात होती है। यूनिफिकेशन होता है, बड़ा बड़ा जो रीजन थे ना, बड़े बड़े वास्ट रीजन्स जो हैं वो एक हो जाते हैं, उनका यूनिफिकेशन हो जाता है अंडर द वन अम्ब्रेला। जैसे कि रेड सी, पर्शियन गल्फ, रेड सी, आपकी पर्शियन गल्फ हो गया, एंड आपका इंडियन ओशन है ना। तो ये सब से व्यापार का एक तरीके से यूनिफाई हो गया व्यापार। फिर एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आता है वो ये होता है कि एस्टैब्लिशमेंट होता है किसका, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम ट्रेडिंग कम्युनिटीज़, की जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ थी ना वो इस्टेब्लिश हो जाती हैं व्यापार में। जो भी हमारे पोर्ट्स थे मेजर, जैसे कि जो मैंने आपको शुरू में बताया, वहाँ पे वो बस जाते हैं आके।
एक तरीके से स्टेबिलिटी उनके अंदर आ जाती है। और वो लोग कालीकट, है ना, कैम्बे यानी खंबात, मालाबार कोस्ट, इन सारी जगहों पर आ जाते हैं। और उनके लिंक जो होते हैं, उन्होंने ही इंडिया को अरेबिया से लिंक किया, उन्होंने इंडिया को ईस्ट अफ्रीका से लिंक किया, साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशिया से भी उन्होंने लिंक को बढ़ाया था। ठीक है, अरब जो है पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया से वो जोड़ते थे। देन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं कि अरेबिक जो लैंग्वेज थी ना, अरेबिक लैंग्वेज, अरबी भाषा, अरबी भाषा का विस्तार होने लग गया उस टाइम पे। एक तरीके से वो कॉमन लैंग्वेज बन गई थी, कॉमन लैंग्वेज बन गई थी किसमें, ट्रेड के अंदर कॉमन लैंग्वेज बनी वो आपकी। दूसरा डॉक्यूमेंटेशंस हो गया, सारे व्यापार में वो एक कॉमन लैंग्वेज बनी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप इसके अंदर बताओगे ना, वो आपको पता है क्या बताना है, स्प्रेड ऑफ इस्लामिक कमर्शियल लॉ, यानी कि शरिया। जो इस्लामिक कमर्शियल लॉ था ना, वो फैलने लग गया था उसके बाद ही। कमर्शियल लॉ, आई थिंक उसको शरिया कहते हैं। सो गाइस देखो, इसमें क्या होता है ना कि फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को एनकरेज किया जाता था। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का क्या मतलब है, मतलब कि निष्पक्ष तरीके से जो व्यापार होएगा वो किया जाएगा। इस लॉ के अंदर ये कहते थे, इस चीज़ को क्या करते थे, बढ़ावा भी दिया जाता था। तो ये हो गया आपका। और खलीफाओं का रोल है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। खलीफाओं का भी इसमें एक रोल था कि वो समुद्री यात्राओं को सुरक्षित बनाते थे। ईस्ट एंड वेस्ट का एक लिंक इस्लामिक मर्चेंट्स ने जो है, लिंकिंग, एक पॉइंट आपका बन जाएगा, लिंकिंग ईस्ट एंड द वेस्ट। जो इस्लामिक जो हमारे मर्चेंट्स थे ना, उन्होंने क्या किया कि जो इंडिया है उसको बाकी की यूरोपियन कंट्रीज से, इस्लामिक वर्ल्ड से इंडिया को उन्होंने जोड़ दिया था। ठीक है, सो ये 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे रिवीजन क्लास में। पहला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैरीटाइम ट्रेड बताना था 15th सेंचुरी का। देन दूसरा हमारा क्वेश्चन था कौन सा, इस्लामिक इन्फ्लुएंस वाला, कि इस्लामिक इन्फ्लुएंस जो ट्रेड पे पड़ा 7वीं से 10वीं सदी के बीच में, हमने बात की है। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंजारास को आपको एज अ ट्रेडिंग ग्रुप बताना है। जो बंजारा होता है, बंजारास होते हैं, वो आपके नोमैडिक ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ थी, नोमैडिक ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ थी एंड आज भी हैं। नोमैडिक का मतलब क्या होता है, घुमंतु, घुमंतु व्यापारिक, और कम्युनिटीज़ को कहते हैं समुदाय। तो बंजारास आपके घुमंतु व्यापारिक समुदाय थे, जो कि बैलगाड़ी होती है, ठीक है, जो हमारे बुलक कार्ट्स होते हैं, बैलगाड़ियों के माध्यम से वो व्यापार गुड्स को, लंबी दूरी तक गुड्स को लेके जाया करते थे। इनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या रहेगा कि बड़े बड़े जो कैरावेंस होते हैं, लार्ज कैरावेंस होते थे इनके पास, जिन्हें ये लोग कहते थे टंडास। ठीक है, टांडा, टंडा हिंदी में होता है, टंडा कहते थे इसे ये लोग, जो इनके बड़े बड़े कैरावेंस जिनसे ये व्यापार करते थे। कैरावेन में अगर हम बात करते हैं गुड्स की, कौन कौन से गुड्स होते थे इनके पास, इनके पास अनाज यानी कि ग्रेन्स होते थे, नमक, घी, वस्त्र, इस तरीके की चीज़ें ये लोग कैरी करते थे। अब क्योंकि इनका एक अच्छा रोल था इकॉनमी में, ये गुड्स को सप्लाई करते थे विलेजेस में, मार्केट्स में, तो आप इनके इकोनॉमिक रोल के बारे में भी बताएंगे आंसर में, यानी कि इकोनॉमिक रोल यानी कि इनकी क्या आर्थिक भूमिका थी। ठीक है गाइस, फिर क्या इनका जो शासन होता था, शासक के साथ क्या कोई कनेक्शन होता था, कनेक्शन विद द रूलर्स, जो रूलर होते थे उनके साथ क्या इनका कनेक्शन था। तो हम देखते हैं कि उस टाइम पे ना जो मुगल एम्परर्स थे उनके साथ इनका काफ़ी अच्छा कनेक्शन होता था, गुड्स वगैरह ये लेकर आते थे उनके लिए आर्मी कैंपेन्स में। और बंजारास के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात आप बताएंगे ना, जो इम्पॉर्टेंटली आपको बताना है कि ये सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटीज़ होती हैं। ठीक है, कैसी कम्युनिटीज़ होती हैं, दे आर सेल्फ सफिशिएंट, अपने में ही ये आत्मनिर्भर, स्वावलंबी कह सकते हो आप इन्हें, स्वावलंबी समुदाय होता है ये।
एक साथ रहते हैं ये लोग, फैमिलीज़ के साथ रहते हैं, और अपने इनके खुद के लीडर्स होते हैं, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं। उसके बाद इनका कुछ डिक्लाइन भी होता है, ब्रिटिश पीरियड में इनका डिक्लाइन हो जाता है, और ट्रेडिशनल जो इनका रोल था, जो ट्रेडिशनली ये लोग करा करते थे ना, वो इनका ख़त्म हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको क्रिश्चियनिटी के बारे में बताना है कि कैसे क्रिश्चियनिटी जो है, क्रिश्चियनिटी का मतलब क्या है? टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, है ना। तो जो भी हमारे यीशु मसीही थे उनकी शिक्षाओं से ये जुड़ा हुआ है। और कई सारे जो ये कैसे फैला था, क्योंकि इसे ना काफ़ी सारा क्या था गाइस, सपोर्ट मिलता था। कई सारे सेंट्स होते थे इनके, ये लोगों को कन्वर्ट करवा दिया करते थे पहले, कुछ ऐसा था। बट रोमन एम्पायर के टाइम पे ये एक बहुत बड़ा धर्म था। अगर हम बात करते हैं रोमन एम्पायर की, 4th सेंचुरी में क्या होता है, मेन चीज़ पता क्या है, 4th सेंचुरी CE में हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टेंटाइन है, कॉन्स्टेंटाइन ने ना ये धर्म अपना लिया था, इस धर्म को स्वीकार कर लिया था, जिस वजह से ये धर्म रोमन एम्पायर के लिए एक बहुत ही बड़ा धर्म बन जाता है। और धीरे धीरे ये फिर पूरे यूरोप में ये धर्म फैलता है। रोम के पतन के बाद भी ये यूरोप में एक मतलब फैलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। मिशनरीज होते हैं जो इस धर्म को आगे बढ़ाते हैं। किस तरीके से इन क्या मेथड्स को ये फॉलो करते हैं, क्या मेथड्स को ये फॉलो करते थे अपने धर्म को फैलाने के लिए। जैसे कि प्रीचिंग जिसे हम कहते हैं, प्रीचिंग क्या होता है? उपचार देना, उपदेश देना, सॉरी ठीक है, उपदेश देना, प्रीच करना। एक होता है आपका मिशनरी वर्क, मिशनरी वर्क के माध्यम से इसको फैलाते थे वो। मिशनरी वर्क में क्या रहता था कि वो जाते थे, लोगों को उनको इन्फ्लुएंस करते थे, एजुकेशन के माध्यम से भी करते थे, जगह जगह चर्चेस को बनाते थे। तो इस तरीके से उनका ये धर्म फैल जाता है। देन आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको एंशंट ग्रीक फिलोसोफर्स यानी कि प्राचीन यूनानी दार्शनिकों के विचारों पर चर्चा करनी है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक के अंदर कौन कौन आते हैं? इसके अंदर आपके आते हैं सोक्रेट्स यानी कि सुकरात, इनके बारे में आपको बताना है। फिर आते हैं आपके प्लेटो, ठीक है, इनको हिंदी में भी प्लेटो ही कहते हैं। एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के बारे में बताओगे, इन्हें हम कहते हैं अरस्तु। फिर आते हैं आपके पाइथागोरस, पाइथागोरस, और भी हैं एक दो, सबसे पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सोक्रेट्स के विचार बताइए। तो गाइस सोक्रेट्स जो हैं वो क्वेश्चनिंग जो होता है ना, उनके लिए इम्पॉर्टेंट क्या होता है? क्वेश्चनिंग, सवालों को पूछना, डायलॉग्स उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें ट्रुथ को और मॉरल वैल्यूज़ को समझना है तो यहाँ पे डायलॉग का जो एक होता है ना, बातचीत का जो तरीका है, वो सोक्रेटिक मेथड हमें अपनाना है। संवाद जिसे हम कहते हैं, संवाद का मेथड हमें अपनाना है, तभी हम नैतिक मूल्यों की क्या कर सकते हैं? खोज कर सकते हैं नैतिक मूल्यों की। प्लेटो के अगर हम बात करते हैं तो उनका फोकस देखो, सुकरात का फोकस था किस पे? एथिक्स पे, यानी कि नैतिकता जिसे हम कहते हैं, ठीक है, नैतिकता पे फोकस था उनका, और डायलॉग पे, संवाद पे उनका फोकस रहता है। और वहीं जब प्लेटो की बात आती है तो प्लेटो का फोकस रहता है आइडियलिज्म पे, यानी कि आदर्शवाद पे प्लेटो का फोकस रहता है, और प्लेटो की कई सारी थ्योरीज भी हैं। फिर एरिस्टोटल का फोकस किस पे रहता है? लॉजिक, तर्क को ज़्यादा देते हैं। प्लेटो के शिष्य होते हैं ये, एरिस्टोटल जो है वो क्या होते हैं? प्लेटो के शिष्य होते हैं। तो प्लेटो के शिष्य, इन्होंने कई सारे तर्क दिए हैं। वैज्ञानिक जो है ना, साइंटिफिक मेथड्स वगैरह को ये प्रमोट करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कहते हैं कि जो ज्ञान होता है वो हमारे अनुभव से हमें प्राप्त होता है, यानी कि एक्सपीरियंस जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। पाइथागोरस मैथमेटिक्स को ज़्यादा कह सकते हैं कि उन्होंने मैथमेटिक्स एंड फिलॉसफी में काम किया है, ठीक है। तो उनके आप मैथमेटिक्स के बारे में, फिलॉसफी के जो उनके ऑब्जर्वेशंस वगैरह हैं, दो नंबर्स और प्रोपोर्शंस है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पाइथागोरस कहते हैं कि जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स एंड प्रपोर्शंस,
नंबर्स एंड प्रोपोर्शन, संख्याएं और अनुपात क्या करते हैं, हमारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं, गवर्न करते हैं हमारे यूनिवर्स को, ऐसा पाइथागोरस कहते थे। उसके बाद एक और हैं आपके जिनका नाम है हेराक्लीटस। हेराक्लीटस हिंदी में भी यही लिखना है आपको, ज़रूर लिख के आना है, हेराक्लीटस। अब हेराक्लीटस का एक इम्पॉर्टेंट पता है क्या विचार है, चेंज इज कांस्टेंट। चेंज इज कांस्टेंट का मतलब क्या है गाइस, कि जो परिवर्तन है, परिवर्तन हमारा स्थायी होता है। मतलब कि सेम रिवर में हम 2 बार नहीं जा सकते, बार बार जो है परिवर्तन होता रहता है। तो इनके बारे में आपने सबका बता देना है। एक और है स्टोइसिज्म, जिसे हम कहते हैं ना इम्पॉर्टेंट, इसके बारे में ना आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा कि स्टोइसिज्म कौन सी आइडियोलॉजी है। इसके अंदर सेल्फ कंट्रोल की बात होती है, सेल्फ कंट्रोल एंड लॉजिक की इसमें बात होती है। तो ओवरऑल आपने इन सब के बारे में बताना है। एंशंट ग्रीक फिलोसोफर्स हैं ये सब, और इनके आइडियाज़ आपने बता देने हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा वेस्ट अफ्रीका है उसके कौन कौन से मेजर मोनार्कीज थे, कौन कौन से उसके राजतंत्र थे। उसमें था आपका घाना एम्पायर। घाना एम्पायर में क्या होता है कि ये प्रेजेंट डे वेस्टर्न माली में लोकेटेड है, और इसे लैंड ऑफ गोल्ड भी कहा जाता था। यहाँ पे काफ़ी सारे गोल्ड रिजर्व्स थे, और ये इसका डिक्लाइन हो जाता है क्योंकि ट्रेड रूट्स पे उनका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। घाना साम्राज्य के बारे में आप बताएंगे। फिर आप बताएंगे माली एम्पायर के बारे में। जो माली एम्पायर है वो इसके बाद आता है। घाना का जब डिक्लाइन हो जाता है ना, घाना का क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, पतन हो जाता है, तो उसके बाद ये वाला आता है। इसके एक शासक हैं इम्पॉर्टेंट जिनका नाम है मनसा मूसा। मनसा मूसा के पास काफ़ी सारी वेल्थ थी, वो मक्का भी गए मतलब यात्रा के लिए, और उन्होंने इस्लाम को प्रमोट किया, और गोल्ड सॉल्ट अदर गुड्स में वो मतलब व्यापार भी किया करते थे। उसके बाद एक है आपका शोंघाई एम्पायर, शोंघाई एम्पायर, ठीक है, शोंघाई एम्पायर। इसमें क्या होता है कि ये कहाँ पे था, जो नाइजर नदी है उसके वहाँ पे ना शोंघाई लोग रहते थे, नाइजर रिवर के वहाँ पे, तो इसका डेवलपमेंट हुआ था, और ये ट्रेड करते थे ये लोग भी, और ये भी इस्लाम को प्रमोट करते थे। इनके पास कैवेलरी थी, नेवी थी, उसके अलावा इस्लाम को भी करते थे बट दूसरे धर्मों को भी टॉलरेट करते थे ये। तो नाइजर रिवर के पास ये आपका एम्पायर था। देन एक और है आपका गाइस बेनिन किंगडम। क्या है आपका, बेनिन किंगडम। तो ये आपका सदर्न नाइजीरिया में लोकेटेड है। कहाँ पे, सदर्न नाइजीरिया के उधर। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, कि यहाँ पे ये आर्ट के लिए फेमस था। मतलब कि ब्रॉन्ज से ना, ब्रॉन्ज की कास्टिंग करके इधर स्कल्पचर्स वगैरह बनाए जाते थे, तो ये इसलिए फेमस था। सोफिस्टिकेटेड ब्यूरोक्रेसी थी, आइवरी हो गया, ठीक है, पेपर और पाम ऑयल, इस सब का ये क्या करते थे, व्यापार किया करते थे। एंड एक और है आपका जिसे हम कहते हैं ओयो एम्पायर, ठीक है, ओयो एम्पायर तो हो गया आपका साम्राज्य। सो ये कहाँ पे था, ये था आपका योरूबा किंगडम, ठीक है, ये एक पावरफुल योरूबा किंगडम था। क्या था, पावरफुल योरूबा किंगडम था, जो कि नाइजीरिया, सदर्न वेस्ट नाइजीरिया के वहाँ पे ये लोकेटेड है। इनके पास भी कैवेलरी थी, मिलिट्री स्ट्रेंथ थी, स्लेव वगैरह का ये व्यापार करते थे। इन्होंने योरूबा स्टेट्स पे काफ़ी सारा, इनका जो इन्फ्लुएंस है योरूबा स्टेट्स पे था, ठीक है। हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं, आप लोग लिख लेना, योरूबा, योरूबा राज्यों पर इसका क्या था, प्रभाव था। इनके पास घुड़सवार सेना थी, मंत्री परिषद वगैरह भी था, व्यापारिक मार्ग को नियंत्रण करते थे ये, एंड गुड्स को एक्सपोर्ट करते थे। गुड्स में कोला नट्स को एक्सपोर्ट करते थे ये, कोला नट्स को एक्सप्लोर करते थे। वस्त्रों का क्या करते थे, वस्त्रों का ये निर्यात भी करते थे।
अब आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको रोमन एम्पायर के बारे में बताना है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। सो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इन सभी क्वेश्चंस के डिटेल्ड आंसर अगर आपको चाहिए तो उनके PDF आप परचेज़ कर सकते हैं, हमारे नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स को आप परचेज़ कर सकते हैं। सो आपकी उससे तैयारी हो जाएगी। अदरवाइज़ वीडियो भी काफ़ी है, आप अपनी कॉपी पे भी पॉइंट्स को लिख सकते हो। तो हम देखते हैं कि जो रोम है, शुरुआत में रोम क्या था गाइस, एक छोटी सी सिटी थी। फिर धीरे धीरे इन्होंने ना बहुत सारे बैटल्स को लड़ा, फिर इन्होंने इटली वगैरह को अपने अंदर ले लिया। इस तरीके से इसका एकीकरण होता है। फिर इन्होंने 3 जो है ना बड़े बड़े वॉर्स लड़े थे। इनके वॉर्स के बारे में बहुत फेमस है, 3 लॉन्ग वॉर्स, 3 बड़े बड़े इन्होंने वॉर लड़े थे जिसमें इन्होंने काफ़ी सारा कंट्रोल लिया। सिसिली का कंट्रोल लिया, सर्डिनिया का कंट्रोल लिया, नॉर्थ अफ्रीका का कंट्रोल ले लिया। और हम देखते हैं कि ये क्या बन गया, 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य भी बन गया था। धीरे धीरे ये हेलेनिस्टिक और जगह पे भी फैलता है ये। तो रोम क्या करता है, जो भी इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट्स होते हैं ना एंड जो कल्चरल सेंटर्स होते हैं उन सब पे तो इसका कंट्रोल हो ही जाता है। जूलियस सीजर जो रोमन जनरल थे वो गॉल को 1st सेंचुरी में ही उधर अपना कब्जा कर लेते हैं। फिर वो ब्रिटेन में इन्वेड करते हैं, जर्मनी में इन्वेड करते हैं, फिर इनके सिविल वॉर चलते हैं। फिर अगस्टस 27 BCE में आता है, कौन, अगस्टस, जो कि रोम का पहला रोमन एम्परर कहलाता है। और अगस्टस के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो एम्पायर था वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल था, एक्सपेंड करता है, एम्पायर एक्सपेंड करता है, उसमें इजिप्ट स्पेन आ जाता है। और अगस्टस जो है आर्मी जो होती है ना आपकी सेना को वो मजबूत करता है। उसके अलावा वो सड़कें बनवाता है, शहर को पूरा डेवलप करवाता है। एक पूरी की पूरी अब संरचना हमें उसके टाइम पे देखने के लिए मिलती है। रोमन आर्मी कैसी थी, जब हम रोमन आर्मी की बात करते हैं तो रोमन आर्मी हमारी वेल डिसिप्लिन्ड थी, ठीक है। उसके अलावा वो मैनेज कर पाते थे, कहीं से भी करप्शन होता था और जो भी चीज़ें होती थी उसको वो मैनेज करते थे, ठीक है गाइस। सो इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में रिवीज़न 2 वीडियो बनाऊंगी और रिवीज़न 2 के अंदर मैं उन्हें डिस्कस करूंगी। अभी ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी परचेज़ नहीं करना है, PDF भी नहीं चाहिए, तो आप खुद से नोट डाउन कर लो और अपने शॉर्ट नोट्स बना लो और उसको पढ़ लीजिए। जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट करके बता दो, तो नेक्स्ट रिवीजन क्लास में इंक्लूड कर सकते हैं हम उन्हें।